हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और हम लोग अपना HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, जहां पर हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, है ना जी। जहां पर हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? हमारे ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं। किसके जी? ब्लड के बारे में अपना स्टडी करते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग क्या बोले जी, हमारे इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड एंड प्रोसेस ऑफ हमारा क्या बोले, हमारा हेमोपोइसिस के बारे में हम लोग अपना स्टडी करेंगे। ठीक है जी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा बच्चा जी, गुड मॉर्निंग। चलिएगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों? हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हम लोग कोर्स कौन सा पढ़ रहे हैं? डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हमारी ये लाइव क्लास हो रही है। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी, तो देखिए ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि ब्लड हमारा किससे बना हुआ रहता है? हमारी विभिन्न विभिन्न प्रकार की सेल से बना हुआ रहता है। पर अब ब्लड में टिश्यू कौन सा होता है? तो अगर जो आप लोगों को याद होगा, तो जब हम लोगों ने टिश्यू यानी कि ऊतक वाला अपना चैप्टर पढ़ा था, वहां पर हमने आपको बताया था कि जो ब्लड बने हुए रहते हो किससे बने होते हैं बेटा जी? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए रहते हैं। आप लोगों को याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल याद होगा कि जो ब्लड होता है वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ रहता है। ये बात हमने आप लोगों को जब टिश्यू वाला ऊतक वाला चैप्टर पढ़ाया था तब हमने आपको बताई थी। चलिएगा जी, तो हम लोग सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, है ना जी, कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखिएगा, अगर जो हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, किसके बेटे जी? हमारा हेमेटोपोइटिक हमारा सिस्टम के बारे में। ठीक है जी, हमारा क्या है? हेमोपोइटिक सिस्टम के अगर जो हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो देखिएगा द हेमोपोइटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल। अब जो हमारा क्या बेटा जो देखिएगा, हमारा क्या बेटा, हमारा जो हेमोपोइटिक जो हमारा सिस्टम है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? यानी कि किस चीज के लिए हमारा क्या रहता है बेटा जी? कार्यरत रहता है। हमारा जो इस सिस्टम है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, किस चीज के लिए जिम्मेदार रहता है? कि जो हमारी ब्लड की सेल्स होती हैं उनके निर्माण के लिए, उनके फॉर्मेशन के लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हो, जो सिस्टम जिम्मेदारी ले कि मैं सेल की, ब्लड की जो सेल होती है, जो हमारा रक्त होता है, उसकी जो कोशिकाएं हैं, उसके निर्माण की जिम्मेदारी जो सिस्टम लेता है, वो सिस्टम कौन सा होता है बेटा? हमारा हेमोपोइटिक हमारा सिस्टम होता है। तो देखिएगा जरा, हेमोपोइटिक सिस्टम शरीर में रक्त कोशिकाओं के निर्माण और विकास के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है जी, कि जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं, उनके निर्माण के लिए यानी उनके फॉर्मेशन और डेवलपमेंट के लिए, फॉर्मेशन और उनके क्या बेटा जी? हमारा डेवलपमेंट के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल रहता है, जिम्मेदार रहता है। कौन सा बेटा जी? हमारा हेमोपोइटिक सिस्टम। ठीक है जी। द मेन ऑर्गन्स हमारे, या फिर द मेन ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व आर बोन मैरो, लीवर, स्प्लिन, थाइमस एंड लिम्फ नोड्स। अपने क्या बात बोलेंगे बेटा जी? कि जो मेनली हमारा इस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। जस्ट अ सेकंड पहले बच्चों, जो मेन हमारा मैं चैट भी तो आपके फोन में खोल लेता हूं, ज्यादा दूर हो जाती है फिर स्क्रीन। अभी आप लोग ऑल वाला ऑप्शन आपको दिख गया होगा बेटा जी। ठीक है जी। चलिए, अब यहां पर बात करते हैं। ओहो, हमारी पीपीटी भी हट गई। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा ओपन कर लेंगे हम तो भाई, है ना जी, दोबारा ओपन कर लेंगे। तो हेमेटोपोइटिक सिस्टम के बारे में, है ना, या फिर हेमोपोइटिक सिस्टम के बारे में कि क्या होता है, अगर जो समझ में आया हो तो पहले तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेजिएगा। फटाफट बेटा जी चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेजिएगा अगर जो आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि हेमोपोइटिक सिस्टम हमारा क्या होता है। ठीक है जी, अपना क्या है? हेमियोपोइटिक सिस्टम हमारा क्या होता है, समझ में आ गया। अब यहां पर जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हमारे इन्वॉल्व रहेंगे, है ना जी। हमारे जो मुख्य अंग है वो यहां पर कौन कौन से रहेंगे? हमारा बोन मैरो रहेगा, लीवर रहेगा, स्प्लिन रहेगा, थाइमस रहेगा, और लिम्फ नोड्स हमारे रहेंगे। ये वो मेन ऑर्गन्स हैं जो बेसिकली बेटा जी हमारे इन्वॉल्व रहेंगे हमारे क्या बेटा जी? हमारा हेमोपोइटिक सिस्टम में। ठीक है जी। दिस सिस्टम मेंटेन्स द नॉर्मल क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ब्लड सेल इन द बॉडी।
अब ये सिस्टम क्या करता है बेटा जी, जो जितनी नॉर्मल यानी कि समान मात्रा में, जितनी नॉर्मल मात्रा में हमें ब्लड की सेल्स की आवश्यकता है ना, जितनी भी नॉर्मल मात्रा में हमें ब्लड की सेल्स की आवश्यकता है और कैसी क्वालिटी की, है ना, कैसी क्वालिटी की ब्लड सेल की आवश्यकता है ना, भी नॉर्मल क्वालिटी वाली ब्लड सेल की आवश्यकता है, तो भाई उनके निर्माण के लिए, उनके फॉर्मेशन के लिए हमारा ये सिस्टम क्या है, उनको मेंटेन करता है। क्या करता है बेटा जी, उनको मेंटेन करने का काम करता है। तो यही प्रणाली शरीर में रक्त कोशिकाओं की सामान्य मात्रा और गुणवत्ता को बनाए रखती है ना, कि हमारा क्या बेटा जी, यही प्रणाली यानी कि यही सिस्टम जो हमारा है वो हमारे शरीर में हमारी जो ब्लड की सेल्स है उनको नॉर्मल बनाए रखता है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी यानी कि उनकी मात्रा, क्वालिटी मतलब क्या है कि बेटा जी वो कैसी क्वालिटी की है ना, क्वालिटी आपने सुना होगा ना कि भाई अच्छी क्वालिटी का आम है या बुरी क्वालिटी का आम है, और उनकी क्वांटिटी की मात्रा जो उनकी है कि इतनी मात्रा में हमारी होनी चाहिए, तो वो नॉर्मल लेवल उनका बनाने का काम कौन करता है बेटा जी, हमारा ये ही हेम्योपोइटिक सिस्टम करता है। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ जी, कल टेस्ट का रिजल्ट बताए थे हम शाम को लाइव आकर के, हमने कल टेस्ट का रिजल्ट बताया था बच्चा जी, बिल्कुल बताया था। चलेगा, अब यहां पर देखिएगा कि ये आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना हो बना लीजिएगा, बट आगे आपको जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे इसको आपको और भी अच्छे से बता दूंगा। ठीक है जी, तो वहां पर हम इसको वहां पर देखेंगे, अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। बात करते हैं बेटा जी हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। ठीक है जी, हमारे कौन कौन से कॉम्पोजिशन होते हैं ब्लड के। अब देखो ब्लड हमारा दो भाग में टूटा रहता है, एक भाग हमारा क्या होता है बेटा जी, ब्लड प्लाज्मा, और एक भाग हमारा प्लेटलेट्स का, माफ कीजिएगा एक भाग हमारा सेल का, कोशिकाओं का, है ना, एक भाग हमारा प्लाज्मा का और एक भाग हमारा सेल का। जो ब्लड प्लाज्मा होता है ना, जैसे मान लीजिए मेरा 100% ब्लड है, मेरा क्या है बेटा ये 100% ब्लड है, इस 100% ब्लड में जो क्या होगा बेटा जी, मेरा 55% हिस्सा होगा, कितना, 55% वाला जो हिस्सा होगा ये किसके पास में होगा बेटा जी, ब्लड प्लाज्मा के पास होगा। ठीक है, और जो बचा कुचा 45% हिस्सा होगा ये मेरी ब्लड सेल के पास होगा, यानी कि जो ब्लड की कोशिकाएं होती है। तो देखिएगा जरा, प्लाज्मा जो कितना होता है, 55% होता है, लिक्विड पार्ट कंटेनिंग वाटर, प्रोटीन, साल्ट एंड न्यूट्रिएंट्स, कि हमारा क्या है, प्लाज्मा जो 55% होता है, ब्लड का वो पार्ट जो क्या है बेटा जी, हमारा लिक्विड पार्ट होता है, जो क्या कंटेन करता है, जो क्या, जिसके पास में क्या क्या होता है बेटा जी, हमारा किससे बना रहता है, वाटर से, प्रोटीन से, साल्ट से और हमारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स से। ठीक है जी, वहीं पर ही बचा कुचा 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि 45%, जहां पर हमारा आरबीसी रहेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, हमारा इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, जिसको क्या क्या जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो क्या करते हैं बेटा जी, ऑक्सीजन को कैरी करती है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ये हमारा क्या करते हैं बेटा जी, जो हमारी बॉडी में बाहर से कोई इंफेक्शन हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया है उससे फाइट करने का काम करती है ना जी, हमारा क्या बेटा जी, इम्यून सेल के तौर पर हमारा काम करती है, फाइट इंफेक्शन से हमारा क्या करती है, फाइट करती है। प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, और ये क्या करते हैं बेटा जी, हमारे खून का थक्का जमाने में, ब्लड का क्लोट जमाने में सहायता करती है। तो हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, किस में सहायता करती है बेटा जी, ब्लड क्लोटिंग में सहायता करती है। समझ में आई बेटा जी बात। जैसे हमें कहीं कट लग गया, आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद वहां पर क्या खून निकलना बंद हो जाता है अगर जो हम उसको ऐसे दबा करके रखें, है ना, ज्यादा बड़ा कट हो तो भाई वो तो अलग बात है, पर अगर जो आपको कभी हल्का सा कट लगा होगा तो खून निकला होगा, बट कुछ समय बाद अगर जो आप उसको ऐसे प्रेस करके रखते तो खून निकलना बंद हो जाता है। तो क्या होता है कि जो ब्लड है जो बॉडी से बाहर आ रहा है, उस ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं वो वहीं पर ही रुकना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, जब जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा, जैसे किसी बड़े जहाज में जैसे कोई छेद हो जाता है तो वहां पर बड़े बड़े बैग्स लगा दिए जाते हैं ताकि कि पानी अंदर ना घुस सके। ऐसे ही हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारा क्या है, बड़े बड़े क्या है, प्लेटलेट्स वहां पर जहां से कट लगा है वहां पर लगाना स्टार्ट कर देती है, ताकि कि वहां पर क्या हो, खून बाहर वहां से ना निकले और वहां पर एक खून की पतली सी, मतलब कि वहां पर क्या है, एक प्लेटलेट्स की पतली सी लेयर बन जाए, जिस कारणवश ब्लड बाहर की तरफ ना निकले और ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। ठीक है जी, चलिएगा
तो आप लोगों को कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं। अब यहां पर आप इस डायग्राम में देखिएगा, आपको बहुत ही सुंदर तरीके से चीजों को बताया गया है। आप यहां पर अगर जो देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा होगा, एक येलो सा पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। ये वाला येलो वाला पोर्शन हमारा क्या बेटा जी, ये हमारा क्या है, ब्लड प्लाज्मा है। ब्लड प्लाज्मा है जो कि कितने प्रतिशत होता है, अप्रोक्स हमारा 55% हमारे ब्लड में होता है, जिसके अंदर हमारे अलग अलग हमारे क्या बेटा जी, वाटर है, प्रोटीन है, हमारे साल्ट है, और अलग अलग हमारे यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। दूसरा हमारा यहाँ पर जो आपको बचा कुचा है ना, हमारा क्या देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा बेटा जी, हमारा 45% हमारा क्या बेटा जी, रेड ब्लड सेल वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है जी। लगभग लगभग हमारा अगर जो मैं बोलूं तो 40 से 45%, 40 से 45% रेड ब्लड सेल होती है। ठीक है। अब उसी में लगभग 1% हमारी क्या होती है बेटा जी, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, और लगभग हमारी 1 से 2% हमारा ब्लड प्लेटलेट्स हमारी प्रेजेंट होती है। तो यहां पर अगर जो आप देखोगे तो हमारा जो लगभग 1% है वो प्लेटलेट्स और हमारे क्या बेटा जी, हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, जो कि लगभग 1% है हमारी अप्रोक्सीमेटली, है ना, लगभग 1% है हमारी क्या बेटा जी, हमारी व्हाइट ब्लड सेल और हमारी प्लेटलेट्स। वहीं पर हमारी 55% हमारी क्या बेटा जी, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि 40 से 45% हमारी क्या होती है, हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल होती है। अब रेड ब्लड सेल को रेड करने का कार्य कौन करता है बेटा जी, हमारा जो ब्लड है वो रेड है। आपने देखा होगा हमारा रक्त लाल होता है। ठीक है। किसी का रक्त भाई कैसा है, हरा या नीला तो नहीं है, सबका ब्लड रेड ही होता है ना जी। तो क्या है कि रेड ब्लड रेड क्यों होता है, आरबीसी की वजह से, रेड ब्लड सेल की वजह से। और रेड ब्लड सेल की वजह से भी क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है बेटा जी, हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एचबी भी लिख देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल सा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। अब देखो, अब जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये वाला डायग्राम जरूर बना करके आए, 100% बना करके आए, है ना, या फिर ऐसा ही कोई रिलेवेंट डायग्राम आप बना करके आए। क्योंकि देखो एचएपी में अगर जो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, एचएपी में अगर जो बेटा जी आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, अब देखो मैं आपको बहुत ही लॉजिकली बात बताऊंगा, बहुत ही इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है, कुछ भी नहीं है। मैं अगर जो डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी को दोनों को कंपैरिजन करूं, क्योंकि देखो मैं दोनों बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मेरी रिसर्च यहां तक पहुंची है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में इतना लिखना नहीं पड़ता है। हम अगर जो पॉइंट टू पॉइंट जैसे आपको मैं पढ़ाता हूं और इतना कंक्लूजन वे में अगर जो हम लिख रहे हैं, सो दैट वाज अ बेस्ट थिंग। बट हम अब क्या है, एक कोर्स बाय किए जिसका नाम है बीएसपी फार्मेसी डिजिटल एंड मास्टर कोर्स। सो अभी तक जो डिप्लोमा वाले बच्चों ने कभी नहीं किए, आप किसी भी, है ना, देखो आप किसी भी चैनल पर जाकर के देखिएगा, काफी बड़े बड़े चैनल से सब अच्छी मेहनत करते हैं, है ना, मैं सभी की रेस्पेक्ट करता हूं, पर आप रिसर्च कीजिएगा थोड़ा सा। मैं बहुत रिसर्च किया, मैं बहुत देखा, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने 90% का किसी बच्चे का स्टेटस लगाया हो डिप्लोमा इन फार्मेसी में। अर्थात कि सब लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को पास कराने के लिए। फिर मैं सोचा कि यार कि सब पढ़ा तो रहे हैं, अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, बच्चा पास भी हो जा रहा है, पर लेकिन क्या पास होना हमारा टारगेट है? तो मैंने बोला भाई नहीं, हमारा टारगेट पास होना नहीं है। हम डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी 90% ला करके दिखाएंगे, और वो 90% आएंगे कि भाई जो धिका पेल में बच्चे डेली हम हर साल करते हैं वो कर करके वो पास हो जा रहे हैं। ठीक है जी, पास हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं है, परंतु हम ऐसा इंपैक्टफुल चीजों को अपनी कॉपी में करके आएंगे कि एग्जामिनर भी ये सोचे साला 10 साल हो गई हमें कॉपी चेक करते करते, ऐसी कॉपी नहीं मिली यार, मजा ही आ गया बच्चा जी, लो तुम नंबर लो, तुम बहुत अच्छे नंबर लो। तो हमें ऐसा इंपैक्ट जनरेट करना है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है बेटा जी कि जब तक तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे कॉलेज वाले अपने स्टेटस पर ना लगाए तो समझ जाना कि रिजल्ट अच्छा नहीं है, मेरा यह मानना है। जब मैं पहले सेमेस्टर में बी फार्मा में जब कर रहा था 2018 में, पहला सेमेस्टर हमारा हुआ
दिसंबर में हमारा सेमेस्टर खत्म हुआ, फरवरी मार्च के लगभग हमारा रिजल्ट आया। आप विश्वास नहीं करेंगे, कॉलेज का एक सिंगल बच्चा, मेरे क्लास के सीनियर, सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, फोर्थ ईयर वाले, मेरे क्लास का हर एक बच्चा, हर एक फैकल्टी, ईच एंड एवरी वन, सबने मेरा स्टेटस लगाया था। क्यों लगाया था? उसके पीछे का रीजन था, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के टॉप 5 बच्चों में आपके पुनीत भैया का नाम था, है ना। प्राउड मोमेंट फॉर अवर कॉलेज, कॉन्ग्रेचुलेशन पुनीत, एंड इस तरीके के स्टेटस लगे हुए थे। कॉलेज के पैम्पलेट पर आज तक हमारी फोटो छपती है। चांसलर अवार्ड, हमें यूनिवर्सिटी से चांसलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 20,000 रुपए जो यूनिवर्सिटी की सब बच्चों से पैसा लेती है, हम उस यूनिवर्सिटी से पैसा लिए थे। 20,000 रुपए की हमें स्कॉलरशिप मिली थी, अच्छा रिजल्ट लाने के, उसमें, है ना, सम्मान राशि मिली थी 20,000 रुपए। 20,000 रुपए का चेक उसी दिन हमने विड्रॉ करवा करके कॉलेज में फीस जमा कर दी थी, 1/3। ठीक है, तो वो इंपैक्ट जनरेट करना। देखिए, पास हर कोई हो जाता है, पास होने में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपको हर कोई बोलेगा पास करा देंगे, भाई देखो पास होना है तो बेटा जी मैं बोलता हूं कि अभी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, मत करो। एग्जाम का जिस दिन टाइम टेबल आएगा उस दिन उठ करके मेरे पास आ जाना, पास उस दिन से लेकर के पेपर के दिन तक मेरी बात सुन लेना, पास तब भी हो जाओगे। पर तुम काहे अपना कॉलेज भी जा रहे हो, इधर भी 2 घंटे क्लासेस के एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो उसका मतलब यह है कि तुम एक्स्ट्रा कार्य कर रहे हो। तो भाई तुम्हें एक्स्ट्रा चीज मिल रही है तो रिजल्ट भी एक्स्ट्रा ही आना चाहिए, रिजल्ट भी एक्स्ट्रा ही आना चाहिए। भाई देखो, जो कॉलेज जा रहा है, खाली कॉलेज में पढ़ रहा है, वो बच्चा भी पास होने की सोच रहा है, और आप कॉलेज भी जा रहा है और उसके बाद में आप 2 घंटा एक्स्ट्रा लाइव क्लास भी ले रहा है, इनके नोट्स भी अलग बना रहा है, पढ़ भी रहा है फिर 1 घंटा इनको, तो 2-3 घंटा आप अलग से दे रहा है ना अपने जीवन में, और आप भी पास होने का सोच रहा है, तो फिर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है बच्चा जी। सो यू हैव टू थिंक अबाउट डेट कि अपने कॉलेज में जाने का, आज ही इस काम को करने का कि अपने कॉलेज में जाओ और उनसे पता करो कि इस कॉलेज में हाईएस्ट परसेंटेज आज तक कितने आए हैं। 70%, 80%, 90%, 95%। उस परसेंटेज को अपनी कॉपी पर पेन से लिखो बड़ा बड़ा, और अपना जहां सोते हो वहां ऊपर लगा लो। सुबह सोते उठते जागते बैठते सब वो आपको दिखना चाहिए कि इसको तोड़ना है, इसको तोड़ने के लिए पढ़ना है, बात खत्म। ठीक है, देखो जो पहले करता है वो पहले ही करता है। देखिए हमारे जो द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर सर है, उन्होंने 100 शतक मारे, अब उसके बाद में 100 खिलाड़ी और 100 शतक मार दे, पर पहले नंबर पर हमारे सचिन सर ही रहेंगे। समझ रहे? वैसे तो कोई और नहीं कर पा रहा है, विराट कोहली सर भी अभी 15-16 शतक पीछे हैं, परंतु करने वाला एक ही, पहले नंबर पर जो किया उसको याद किया जाता है। ऐसे हमारा कॉलेज था, 11 साल के इतिहास में कभी चांसलर अवार्ड किसी को नहीं मिला। यूनिवर्सिटी हर साल देती है चांसलर अवार्ड, पर हमारे कॉलेज में किसी को नहीं मिला। मैं पहला ऐसा बंदा था जिसको चांसलर अवार्ड मिला। सिंपल बात है, समझ रहे हैं? है ना? तो इसको पता करो, और पता करने के बाद में बस एक दिमाग में बात बैठा लो कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना है, बात खत्म। शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई बात, इससे ज्यादा और इससे कम कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, बस इतना कर लो। ठीक है, आपकी कॉपी में अलग अलग तरीके से देखो, जैसे कल मैंने कॉपीज देखी आप लोगों की, मैं कल भी आप लोगों को सजेशन दिया कि खाली थ्योरी लिखने से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू बिल्ड आवर कॉपी लाइक दैट कि भाई आपको ऐसे लिखना है, ये करना है, ये करना है। तो प्लीज आप लोग इस बारे में भी सोचिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिएगा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा आगे की तरफ। ये आपका हिंदी वर्जन है जो कि यहां पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में, कि जो हमारा ब्लड होता है, यानी कि जो हमारा जो रक्त होता है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, है ना। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड। देखिए, अगर जो इतनी बात आपको समझ में आई बेटा जी, पहले तो हार्ट वाला इमोजी भेज दो। और दूसरी बात, हम देखो आपसे दिल से पूछना चाहेंगे कि आप लोगों को, है ना, आप लोगों को आपके पुनीत भैया की क्लास में, है ना, जो आपका पुनीत भाई है उसकी क्लास में मजा आता है नहीं आता है?
यस और नो में इस बात का भी आंसर करेंगे। ठीक है जी, राइटिंग अच्छी थी बच्चा जी, बट वी हैव टू इंप्रूव द थिंग्स बिकॉज हमसे भी आगे और लोग भी हैं। ठीक है ठीक है प्यारे बच्चों जी, चलिए आयशा आ गई आज तो। आयशा तुम पहले बहुत बोला करती थी, अब तो तुम शांत शांत रहती हो, क्या बात है? देखिए हमारा ब्लड क्या करता है बेटा जी, ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेकर के जाना, जैसे कि कैरी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। कि ब्लड क्या करता है, मेनली तो क्या कैरी करता है बेटा जी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे देखिएगा, हमारा क्या होता है कि देखिए जैसे हमारा जो ब्लड है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है बेटा जी। अब देखिएगा क्या होता है, इसको हम आपको उदाहरण देंगे। आपने कभी ना कभी गाड़ी देखी होगी, कार देखी है सभी ने। कार में इंजन ऑयल डलता है, अगर जो आपने नहीं देखा होगा तो पिताश्री से बोलिएगा अपने कि पापा इंजन ऑयल जो डलता है तो वो क्या है कि खराब भी होता होगा। इंजन ऑयल मतलब खराब होने का अर्थात कि वो क्या है, बहुत जब काला हो जाता तो आप इंजन ऑयल बदलवाते हो। पापा बोलेंगे हाँ बेटा जी बदलवाते हैं। ठीक है जी, तो देखिए ऐसे ही हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी में क्या होता है, जो ब्लड है, जैसे आप अभी सांस लीजिए, सभी लोग सांस लीजिएगा, सब सांस लिए तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गया, बाहर छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आई। अब ये ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आई। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चलिएगा देखिएगा। ब्लड क्या हुआ, मैं यहां पर बेटा जी ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूं, तो वो हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, समझिएगा कि देखिएगा हमारा क्या हुआ कि ब्लड क्या हुआ, जब हमने ऑक्सीजन मतलब कि जब हमने सांस ली तो ऑक्सीजन अंदर गई। इस ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड जाता है अलग अलग ऑर्गन के पास में, लीवर के पास में चला गया, ब्रेन के पास में चला गया, है ना, हमारा अलग अलग ऑर्गन के, किडनी के पास में, सबके पास में चला गया अलग अलग जगह। ठीक है जी, ऑक्सीजन दे दिया, है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी, ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी भाई। ठीक है, अब ऑक्सीजन की सप्लाई करी तो जो पहली ऑक्सीजन गई थी वो जब यूज हो गई, वो कन्वर्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ब्लड जब उधर से लौटता है, वापस आता है, जब उधर से क्या होता है बेटा जी, वापस आता है, जो हमारा क्या बेटा जी, जो हमारा ब्लड है, जब हम उधर से वो क्या है, ऑर्गन से मिलकर के वापस आता है, तो वापस आते समय जो ब्लड है वो क्या लेकर के आता है बेटा जी, अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेकर के आता है बेटा जी, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आता है। यानी कि जब हमारी बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और जब वो ऑक्सीजन है ना, स्टार्टिंग में क्या हुआ, ताजा इंजन ऑयल डाला इंजन में, फिर जब गाड़ी चलती गई, चलती भाई गाड़ी काम कर रही है, चल रही है, चल रही है। जब उसमें से कुछ समय बाद, है ना भाई, मान लो 1500 किलोमीटर चल गई गाड़ी, तो क्या होता है, इंजन ऑयल बदलवाना पड़ता है। तो वो इंजन ऑयल अब क्या हो जाता है, घिस घिस करके बिल्कुल काला तेल बन जाता है। तो वो जो अब वेस्ट मटेरियल है, यानी कि अब जो वो ऑक्सीजन यूज हो गया है, इंजन के तौर पर काम किया, अब क्या है, जब उसको बाहर निकाल रहे हैं तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे हमारी बॉडी से बाहर आ रहा है। ठीक है जी, जब हम लोग आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाएंगे, हार्ट के बारे में, तो उस चैप्टर में आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। उस चैप्टर में आपको ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। दूसरा हमारा क्या करता है जी, ब्लड अपना देखेगा, रेगुलेशन का काम करता है। यानी कि क्या, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है और जो पीएच है उनको बैलेंस करने का काम करता है। यानी कि क्या, हमारे क्या है, जो बॉडी का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करने का काम, और जो पीएच है उसको बैलेंस करने का काम करता है। अब आप बोलोगे कि भैया पीएच क्यों बैलेंस करना है, हमें पीएच क्यों बैलेंस करना है? बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पीएच का, हमारे शरीर में पीएच का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल होता है भैया, देखिएगा देखिएगा हमारा क्या है, देखिए स्टमक का पीएच अलग है, ब्लड का पीएच अलग है। देखिए ब्लड का पीएच अगर जो बोला जाए तो 7.4 होता है। अगर जो एक रेंज की बात की जाए तो ये 7.38 से लेकर के 7.42 हमारा होता है ब्लड का पीएच। ठीक है जी, वैसे 7.4 बोल देते हैं सीधा ही कि ब्लड का पीएच 7.4 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां पर क्या होता है कि ये पीएच, हमने मान लो कोई एसिडिक चीज खाई, अब हमारी वो चीज एसिडिक चीज क्या चली गई, ब्लड के पास चली गई, तो हमारा ये पीएच क्या होगा, एसिड की तरफ बढ़ेगा। क्या होगा, एसिड की तरफ। तो 7.4 है तो 7.3 होगा, 7.2 होगा,
7.1 होगा। तो ऐसे क्या है, एसिड की तरफ बढ़ता रहेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा एसिडोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। वहीं पर ही भाई बेस की तरफ भी बढ़ सकता है, हमने कोई बेसिक चीज खा ली, 7.5 हो सकता है, 7.6 हो सकता है ना जी, 7.7 हो सकता है। तो ऐसे बेस की तरफ बढ़ेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, एल्कलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलोसिस। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि जब जो हमारी क्या है बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी होती है ना, उसमें क्या होता है कि स्टमक होता है, और स्टमक में हमारा क्या होता है, डाइल्यूट HCl प्रेजेंट होता है, जो हाईली एसिडिक होता है। पता कितना पीएच होता है, 1 से लेकर के 3 पीएच। अगर जो इसमें किसी नॉर्मल आदमी को डाल दिया जाए 1 से 3 पीएच वाले एसिड में, तो वो जल के खत्म हो जाएगा। अब इतना पीएच हमारे स्टमक में होता है, जो हमारा HCl होता है। अब क्या होता है कि कभी कभी देखिएगा कि हमें खाना पचाने में दिक्कत होती है ना, खाना पचाने में हमें क्या बेटा जी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी। तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारा एसिड का फॉर्मेशन है वो वहां पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अभी हम केमिस्ट्री के अभी जब तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो सब हम वहीं पर पढ़ेंगे। तो क्या है कि बॉडी के अंदर पीएच का बैलेंस होना बेहद ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा जी। ठीक है जी। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखना और पीएच को बैलेंस करने में भी हमारा क्या करता है बेटा जी, सहायता करता कौन, हमारा ब्लड। तीसरा हमारा बेटा जी, हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन का कैसे काम करता है, हमारे ब्लड के अंदर हमारी क्या होता है बेटा जी, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है ना, WBC, व्हाइट ब्लड सेल। अब ये व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है कि भाई देखो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने छींका है ना, वो आपके कांटेक्ट में आया, भाई हजारों बैक्टीरिया वायरस हमारे आसपास घूमते रहते हैं, पता होगा सभी को इतनी बात। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई हम सांस लेना छोड़ देंगे, सांस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर जा रहे होंगे। तो अब ऐसे तो भाई ऐसे बैक्टीरिया वायरस चले गए तो हमारी तो बॉडी डेली बीमार होती रहेगी भाई साहब ऐसे तो। बट ऐसा क्यों नहीं होता है, उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि कि हमारी जो बॉडी के अंदर क्या होती है, ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल होती है, जैसे ही वो किसी फॉरेन पार्टिकल को, यानी कि फॉरेन पार्टिकल बोले तो ऐसा पार्टिकल या फिर ऐसा जीव क्या है कि जो बाहरी हो, यानी कि जो बाहर से आया हो, फॉरेन यानी कि बाहरी है ना, विदेश से आया हो, तो क्या है कि जो बॉडी का हिस्सा ना हो, तो व्हाइट ब्लड सेल उसको रोक देगी सीधा, कहा राजू कहां जावत रहा, तो बोलेगा भाई साहब अभी ऐसे चक्कर मारना है, तो ना भाई यार इस गली में तो ना जा दे हम, या तो लड़ो या फिर बाहर निकलो। तो वो क्या है कि भाई जब जो फॉरेन पार्टिकल का है उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं पता तो वो सोचता है लड़ ही ले। तो हमारी व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है, उनसे फाइट करती है और उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करके बॉडी से बाहर निकाल देती है। कभी कभी क्या होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या है कि जो हमारा फॉरेन पार्टिकल है वो क्या करता है, कभी कभी वो ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जिसमें आपने कभी देखा होगा कि हमें कभी फीवर सा महसूस होता है या फिर लेजी लेजी सा है ना, सुस्त सुस्त सा महसूस होता है, कभी हुआ होगा आपके साथ में भी। तो क्या होता है कि उस कंडीशन में क्या है कि फाइट थोड़ा लंबे समय तक चल रही है, पर लेकिन हम क्या करते हैं, तुरंत दवाई ली और बात खत्म कर दी। पर लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए अगर जो कोई सीरियस बीमारी है तो उसकी तो बात अलग है, अगर जो कोई नॉर्मल खांसी जुकाम है या फिर बुखार है तो हमें एक दिन का एटलीस्ट 24 to 36 आवर्स का अपनी बॉडी को समय देना चाहिए कि वो उसको खुद से रिकवर कर ले। आज के टाइम पर इसी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा दवाइयां खाई जा रही है, लीवर पर इतना ज्यादा इफेक्ट होता है दवाई का, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है जी। हम लोगों को क्या करना है, इससे सिंपल सा अपना क्या है, दवाई हमें तब लेनी चाहिए जब बीमारी ठीक ना हो रही हो, वरना हमारी बॉडी के पास में इतनी क्षमता होती है कि वो हर बीमारी से लड़ सके, है ना, वो हर बीमारी से लड़ सके। इस वजह से बेटा जी हमारा क्या है, हमें क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक वो चीज बोली जाती है इम्यून सिस्टम। अब हम अपने इम्यून सिस्टम को खुद ही स्ट्रोंग नहीं, वीक कर दे रहे हैं। भाई आज के टाइम के बच्चे कैसे वीक हो रहे हैं, आपका 2007 या 8 का जन्म होगा सभी का, जितने भी यहां पर है ना, वरना 9 का तो होगा ही भाई। आप लोगों भी 17-18 कोविड से पहले आप खूब बाहर खेले होंगे, खूब धूप में खेले होंगे, है ना, खूब इधर उधर मतलब गश्ती करी होगी, खूब घूमे फिरे होंगे, है ना, स्कूल भी शायद पैदल ही जाते होंगे, भारी भारी बैग तुम्हारे कंधे पर होंगे, तुम्हारे मास्टर ने भी बहुत मारा होगा, है ना।
12वीं तो तुम अभी किए होंगे, कोविड में तुम्हारी 12वीं होगी, पर 8वीं 7वीं में जब तुम होंगे तुम्हें मास्टर ने खूब मारा होगा, बढ़िया रेला होगा, बढ़िया पीटा होगा, है ना। तो क्या है कि हमारी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू जो अभी के बच्चे हैं, जो अभी पैदा हो रहे हैं। वो धूप में चले जाते हो तो उनको टैनिंग हो जाती है, ओ मेरे बच्चे को तो टैनिंग हो गई, ठीक है जी। उनको टीचर हल्का सा डांट भी दे तो वो रो करके भाई आज तो एफआईआर तक हो जाती है। वरना हमारे टाइम पर, जब हमारे स्कूल टाइम था, तो हमारे एक टीचर थे मैथ के, हम उनका नाम नहीं लेंगे, है ना। तो वो क्या करते थे, वो चमड़े का जूता पहनते थे भाई साहब, देखिएगा, चमड़े का जूता पहनते थे वो, प्योर चमड़े का। और वो क्या है कि बहुत अच्छा पढ़ाते थे, पर लेकिन कोई उनकी क्लास में गलती कर दे तो गलती किए तो पता क्या करते थे वो क्या है, जूते से मारते थे, जूता निकाला और मारा। और पता जूते से कहां पर मारते थे, सर पर, कि गलती तूने कर कैसे दी, ये गलती हो कैसे गई। और वो बोलते थे मैं 3 ही जूते मारूंगा, ज्यादा मारूंगा नहीं। अब गणित के टीचर थे वो, तो भाई 10 जूते मार करके एक जूता गिनते थे और 3 मारते ही थे, है ना। 10 मारे फिर बोलते थे एक, तो ऐसे थे वो। और हम तो इतने बहुत पिटाई खाए, बहुत। आजकल माँ बाप मार दे तो माँ बाप पर केस कर देते, माँ बाप को जान से मार देते हैं बच्चे, समझ रहे हैं आप। तो इम्यूनिटी तो बिल्कुल है ही नहीं आजकल के बच्चों में। बोल मीठा मोल मीठा पता नहीं क्या क्या, हमारे घर वाले मम्मी रात को एक च्यवनप्राश की चम्मच खुला दी तो खिला दी, वरना दूध में हल्दी डाल करके पिला दी या बादाम बादाम डाल के खिला दी, बात खत्म हो गई। एक एक कटोरी घी खा जाता था मैं जब कबड्डी खेला करता था, कटोरी घी ऐसे ही उंगली से लगा करके खा गए घी। तो वो क्या है कि वो चीज ही अलग थी, है ना। तो क्या है कि हम अपनी बॉडी को वही चीज करा रहे हैं कि हल्का सा सिर में दर्द हुआ तुरंत भाग लिया, डिस्प्रिन की गोली लो, सिर में दर्द हो रहा। अरे भाई थोड़ा रेस्ट करो, तुम फोन चला रहे हो या फिर तुम कोई पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, शायद उस वजह से तुम्हें सर में दर्द हो रहा हो, काम बंद कीजिए, थोड़ा सा फोन साइड रखिए, थोड़ा सा लेट जाइए, आधा 1 घंटे का आराम से स्लीप लीजिए, नैप लीजिए, देखिएगा आपका सर का दर्द ऐसे ठीक हो जाएगा, है ना। वरना कोई थोड़ा सा सर में तेल लगवा लीजिए, मालिश करवा लीजिए, सर का दर्द ठीक हो जाएगा, सबसे बेस्ट चीज है। बट दवाइयों की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो हम अपनी बॉडी को वीक कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, है ना। हम डिपेंड कर रहे हैं कि दवाइयों के ऊपर हमारा दिमाग जाएगा कि सर में दर्द हुआ, हमने तुरंत गोली ले ली, सर का दर्द ठीक हो गया। अगले दिन फिर सर का दर्द हुआ तो दिमाग बोलेगा कि वो गोली खाई थी तूने, जल्दी ले उसे, वरना सर का दर्द ठीक नहीं होगा। तो हम साइकोलॉजिकली दवाइयों पर डिपेंड हो जाते हैं। ऐसे अगर जो हमें फीवर सा लग रहा है, टेक रेस्ट, भाई बहुत काम कर रहे हो, फीवर सा लग रहा है, बॉडी थकी हुई महसूस हो रही है, 1-2 घंटा सो जाइए, फीवर ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर जो फीवर ऐसा है कि जो कोई बीमारी वाला है तो फिर हम चेकअप कराएंगे, फिर हम उसका परफेक्ट ट्रीटमेंट भी लेंगे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, ठीक है जी। अरे बहुत बने हैं यार ऐसा, आज के बच्चों को ऐसा करवा दीजिए आप। और इनफैक्ट आपके भी बच्चे होंगे अपने जीवन में, आकर चल करके आप अपने बच्चों को नहीं झेल पाएंगे ऐसे। हमारे माँ बाप, जो हमारे मम्मी पापा, वो ये बोलते थे गुरुजी तुम्हारे हाथ में है, हमें तो बस जिंदा पकड़ा देना पर इसे पढ़ा दो, ऐसे बोला करते थे मेरे मम्मी पापा। ये ट्यूशन में जब पढ़ाने के लिए जाते थे तो क्या है पता, ट्यूशन वाले को क्या बोलते थे, तभी तो हम पढ़े हैं कि ट्यूशन वाले को जाकर पता क्या बोलते थे, देखो जी कितना भी मारो, चाहे इसकी खाल में घुस भर दो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारा बच्चा जिंदा दे देना पर ये पढ़ना चाहिए। ये डेडलाइन रहती थी भाई, बस ये पढ़ना चाहिए, तुम उसे मारो पीटो, उल्टा लटकाओ, नंगा लटकाओ, कैसा भी करना हो, कुछ भी करना हो, चाहे तुम इसे पीट पीट करके लाल कर दो, बस ये जिंदा आना चाहिए घर, बस ये पढ़ना चाहिए। पहली डिमांड जिंदा आना चाहिए और दूसरा पढ़ना चाहिए, बस ये डिमांड एंड ऑर्डर रहते थे भाई हमारे घर वालों के। बहुत पिटे हैं भाई साहब, तो वही तो चीज है ना। तो देखिएगा यहां पर ये चीज बोली गई है कि डिफेंड अगेंस्ट इंफेक्शन एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस बाय क्लोटिंग। क्या करता है बेटा जी, जो क्या है इन्फेक्शन होते हैं उनके अगेंस्ट में डिफेंस का काम करता है, और साथ ही साथ हमारा क्या बेटा जी, जो ब्लड का लॉस हो जाता है कहीं कट लगने से, तो वहां पर क्लोटिंग लगा करके ब्लड लॉस को भी प्रिवेंट करता है, यानी कि ब्लड लॉस से भी बचाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या बेटा जी सिंपल से फंक्शंस होते हैं हमारे किसके बेटा जी, ब्लड के। तो ये हिंदी वर्जन है ब्लड के फंक्शंस का, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा ह्यूमन सर्कुलेटरी से हमारा जो सिस्टम है, वहां पर देखिएगा हमारा, देखिए ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहां पर आप इस डायग्राम को समझेंगे तो अभी मैं डीऑक्सीजनेटेड और जो ऑक्सीजनेटेड वाला आपको बता रहा था वो यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अगर जो मैं यहां पर बात करूं बेटा जी, तो यहां पर आपको 2 लाइनें दिखाई दे रही होंगी, मैंने भी ब्लू और रेड ही यूज करी थी,
याद होगा आपको, अभी इस लेक्चर का पीछे भी करके देख लीजिएगा, क्यों यूज करी थी, यहां पर आपको दिख जाएगा। यहां पर देखिएगा आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी और एक रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है। दिख रही है प्यारे बच्चों, एक ब्लू कलर की लाइन है, एक रेड कलर की लाइन है, ठीक है जी। अब यहां पर क्या हो रहा है, बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया हो रही है। क्या, जो ये रेड कलर की लाइन है, यानी कि यहां पर क्या बेटा जी, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या बेटा जी, कम है। तो जहां जिस भी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। वहीं पर ही जिस ब्लड में, ये ब्लू वाला जो है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारे ऐसे ब्लड को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। वो तो हम हर साल बनाए थे, ये रिकॉर्ड हमारा हर साल बनता था बेटा जी, ये रिकॉर्ड हमारा हर साल बनता था। देखिए हमारी माता श्री क्या थी कि जैसे शादी में से आए, रात को 3-4 बजे तक आए शादी में से, तो 2-3 घंटे के लिए सुला देती थी। 7 बजते तो फिर उठा देती थी, बोल देती बेटा 3 घंटे की नींद हो गई, अब तू स्कूल जा, और जब 2 बजे स्कूल में से आएगा फिर 3 घंटे फिर सो लेना। उनका ऐसा था। बारिश में अगर जो कोई भी टीचर तक भी स्कूल नहीं आ रहे हैं, इतनी घनघोर बारिश पड़ रही है, फिर भी हम स्कूल जाते थे, क्योंकि हमारी माता श्री बोलती थी कि घर रह करके भी क्या करोगे, स्कूल चला जा, है ना। तो ये चीज है, ठीक है। ठीक है जी, तो क्या है बेटा जी, देखिएगा कि हमारा क्या है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जहां पर हमारा ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना के बराबर है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहां पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है, ठीक है। अब क्या होता है देखिएगा, यहां पर आपको एक ब्लू लाइन दिखाई दे रही होगी बॉडी में, एक रेड लाइन दिखाई दे रही होगी, ठीक है जी। हमारा दिल और हमारे लंग्स, ये दोनों के दोनों इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सांस लिए है तो लंग्स में गई, दिल में थोड़े ना गई भाई। और दिल का काम है ब्लड को पंप करना और हमारे सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करना, ठीक है। अब क्या हुआ देखिएगा जरा, हमारी बॉडी में क्या हुआ कि ऑक्सीजन गया, हर एक ऑर्गन के पास में ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन ने काम कर दिया, है ना, हर एक ऑर्गन को मिल गया। अब जो ये ब्लड है, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज हो चुका था, किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। ये ब्लड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन के आएगा कहां पर बेटा जी, दिल के पास में, यानी कि हार्ट के पास में, ठीक है। हार्ट इसको कहां पर भेजेगा बेटा जी, हमारा हार्ट भेजेगा इसको लंग्स के पास में। कहां पर भेजेगा बेटा जी, हमारे लंग्स के पास में, लंग्स के पास में। अभी लंग्स के पास में कैसा गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, लंग्स के पास में गया। तो लंग्स में देखो हमारा, यहां पर अपनी चेस्ट पर ऐसे हाथ रखिएगा, ऐसे देखिए लंबा सा करिएगा, ये हमारा क्या है, एक हड्डी दिखेगी, उसके पीछे की तरफ वाला हिस्सा बता रहे। यहां पर हमारा क्या है, देखो ये वाला जो एक सिंगल पाइप आपको दिखा रहा है, हमारा क्या है, ब्रोंक्यू है। फिर ये 2 भाग में टूटता है, ये 2 भाग में टूटता है, ये हमारा क्या है, ब्रोंकाई है। और आपको ये छोटे 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 ऐसे पत्ती टाइप आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे, है ना। मैं यहाँ पर बना भी देता हूं चाहे तो, ऐसे देखो ये छोटे 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 ऐसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सब हमारे क्या बेटा जी, एल्वोलाइज है। ये सब हमारे क्या है, एल्वोलाइज है। ये ब्लड हमारा लंग्स में पहुंचा, जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ना के बराबर, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, एल्वोलाई में गया। अभी हमने बाहर से ली ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एल्वोलाई में गई, एल्वोलाई में पहुंच गई। अब एल्वोलाई में जाने के बाद में जो हमारी ये ऑक्सीजन है, ये क्या होगी बेटा जी, ये हमारी ब्लड में मिल जाएगी, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगी। तो यहां से अब क्या होगा, हमारा यहां से क्या होगा बेटा जी, वापस आएगा, कौन वापस आएगा बेटा जी, हमारा ब्लड,
जिसके पास में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना के बराबर है। यानी कि हमारा वहां से लंग से क्या निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से बनकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, वापस हार्ट में जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहां पर जाएगा बेटा जी, हमारे हार्ट यानी कि दिल के पास में जाएगा। और यहां से दोबारा से पंप होगा, है ना, दिल धड़कने दो, दिल धड़केगा, पंप होगा ब्लड, वापस से पूरे के पूरे बॉडी सिस्टम में सप्लाई होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हुआ, ब्लड यूज होगा, वापस से बाहर आएगा, कैसे बेटा जी, हमारा डीऑक्सीजनेटेड होकर के वापस से कहां पर जाएगा, हमारे हार्ट में जाएगा। हार्ट में जाने के बाद में फिर वहां से कहां जाएगा बेटा जी, हमारे लंग्स में जाएगा। लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड बढ़ के हार्ट में आएगा, फिर से पंप होकर के फिर से बॉडी में जाएगा। ये प्रक्रिया हमारी चलती रहती है, ये प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। तो यही हमारा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड बनता है। अगर जो ये बात क्लियर हो गई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे बेटा जी, और फिर उसके बाद में हम आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। आज के सेशन को हम लोग बेटा जी यहीं पर ही एंड करेंगे, खत्म करेंगे। तो बताइएगा कि आज की ये कक्षा आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, और आज की इस क्लास में आप लोगों को मजा आया या नहीं आया, एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन प्यारे बच्चों। मिलता है फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। कल हमारी तो क्लास अब कल होगी सीधा, तो कल आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, और अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।